नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल से विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे द्वारा ही लिखी गई पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुनिष्ठ संकलन का एक हिस्सा है। उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो कि इस पुस्तक के प्रथम संस्करण को अपने पास रखे हुए हैं। तो हमारे मन में आया कि उनके साथ कुछ इस तरीके का अन्याय न हो, या फिर उनके मन में किसी भी तरीके का प्रश्न न उठे कि उन्होंने प्रथम संस्करण को खरीद लिया तो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को इस तरीके से वो पाएंगे या फिर समझ पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बिल्कुल निराश नहीं होना है, बस विश्वास करके इस चैनल पर जुड़े रहना है। यूट्यूब की दुनिया का वो पहला चैनल है जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित 5 महत्वपूर्ण इतिहासकारों पर चर्चा कर चुका है, जिसमें आपने पढ़ा होगा विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नोट्स के माध्यम में, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 91 वीडियोज के माध्यम से पूरी किताब का हमने अध्ययन करवाया हुआ है। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट भी हैं, लगभग 36 प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर मिल जाएंगी। फिर अंत में हमने वस्तुनिष्ठ संकलन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की, जो कि तमाम विद्यार्थियों के पास मौजूद होगी। इसके बाद हमने रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास पर आधारित प्रैक्टिस सेट आप सभी से शेयर किया, आप सभी को पढ़ाया। बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास प्रैक्टिस सेट के माध्यम से और की पॉइंट्स के हिसाब से इसको हमने पढ़ाया हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास की पॉइंट्स के हिसाब से आप सभी से चर्चा की है। जो पुराने विद्यार्थी होंगे, आप सभी के कमेंट प्रायः आते हैं कि हम 3 साल से जुड़े हुए हैं, 2 साल से जुड़े हैं, 4 साल से जुड़े हैं। तो वो सभी विद्यार्थी इन वीडियोज को, इन लेक्चर्स को जरूर देखे होंगे। जो नए विद्यार्थी हैं, जिनको कि यूट्यूब पर ये चैनल कभी कभी तैरता हुआ दिखाई दिया होगा, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। आप सर्च बार में जिन भी हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, सर्च बार में जाकर सर्च करेंगे डॉक्टर रजनीश या फिर अनुराज नाम से, तो अपने आप सभी वीडियोज आपके सामने आ जाएंगी। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यह पूरा निःशुल्क तरीके से आप सभी को पढ़ाया गया है। बस आप सभी से एक ही निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे बस इसी सहयोग की अपेक्षा है कि हमारे समकालीन तमाम ऐसे चैनल हैं जो इधर उधर की बातों को करते हुए भी बहुत आगे निकल गए, और हम सटीक मार्गदर्शन करने के कारण अभी बहुत पीछे हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी हमारा जरूर साथ देंगे। उसी प्रयास में मेरे मन में आया कि जो विद्यार्थी दूसरा संस्करण खरीदेंगे उनको तो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन हमारे वो विद्यार्थी जो शुरू में उत्साहित होकर हमारा सहयोग करते हुए प्रथम संस्करण को खरीदे और अब तक उम्मीद के अनुसार अध्ययन कर लिए होंगे, तो वो क्यों पीछे रहेंगे। उनको हम जो शेष 204 प्रश्न हैं आप उनको पढ़ाएंगे, उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुल 100 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आगे के वीडियो में हम शेष प्रश्नों पर बातचीत कर लेंगे। पढ़ते समय आप सभी को एक चीज ध्यान में रखना है कि बस देखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि सर्वाधिक पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है और इन सभी प्रश्नों को हमने कहाँ से लिया है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपी हायर, यूपी जीडीसी, डाइट परीक्षा, वहां के प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। और हिंदी पट्टी में होने वाले तमाम असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उनके आधार पर शुक्ल जी से पूछे गए सवालों को हमने कलेक्ट किया, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, और उत्तर प्रदेश का तो पूरा है, मध्य प्रदेश, जितनी भी हिंदी पट्टी तो सबको शामिल किया गया है। और इस उम्मीद से शामिल किया गया कि इसमें से अगर सवाल किसी भी रूप में दोहरा कर आते हैं तो निश्चित तौर पर आप उसमें लीड करेंगे। तो ये भूमिका आप सभी को बतानी बहुत ज्यादा जरूरी थी।
अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, पूछा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? ऑप्शन दिया गया अंग्रेजी, बंगला, फ्रांसीसी, फारसी। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। आप देखेंगे ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे यानी कि जिनके ऑप्शन में शुक्ल नहीं होंगे बल्कि शुक्ल के बहाने वो प्रश्न पूछे गए होंगे, उस पर थोड़ा सा हम समय लेंगे। तो पहले प्रश्न का जवाब आप ऑप्शन सी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया था नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, गार्सद तासी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? ऑप्शन दिया गया है ईस्वी में दिया गया है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल संवत और विक्रम संवत में ज्यादातर वर्षों को रखा हुआ है, यहाँ पर ईस्वी में दिया गया। तो द्वितीय उत्थान आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया 1893 से 1918, 1900 से 1920, 1885 से 1918, 1903 से 1920। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए 1893 से 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न उसी से मिलता जुलता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 1850 से 1885, 1857 से 1900, 1868 से 1893, 1800 से 1850 ईस्वी। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी 1868 से 1893 ये प्रथम उत्थान है। और द्वितीय उत्थान आप देख रहे हैं इसी के बाद जो लगा हुआ है 1893 से 1918 ईस्वी। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में आते रहे हैं और विद्यार्थी इनको देखकर परेशान भी हुए हैं। तो हमारी कोशिश क्या है? आप सभी के अंदर कॉन्फिडेंस लाना। आप चाहेंगे तो इन प्रश्नों को किसी भी PYQ किताब में देख लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बैठक में इन प्रश्नों को एक साथ पढ़ जाना ये आपके लिए उपलब्धि हो सकती है। अगला प्रश्न है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतों और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? भारतेंदु, भट्ट, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? द्विवेदी, भारतेंदु, छायावाद, प्रगतिवाद। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी भारतेंदु युग। जब व्याकरण की बात की जाएगी तो द्विवेदी युग हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? धर्म, भक्ति, ब्रह्म, श्रद्धा। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए धर्म के लिए ये बात कही जा रही है। इसको हमने प्रैक्टिस सेट में भी करवाया है और जो किताब है वस्तुनिष्ठ संकलन वो तो पूरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक एक पंक्ति पर आधारित प्रश्नों पर हमने लिखा हुआ है। वो सभी ये सभी प्रश्न भी उस किताब में मिल जाएंगे, लेकिन कम समय रहते विगत वर्षों में शुक्ल जी से किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं वो भी समझना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी ब्रज भाषा। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया है? अब इसमें आप देखेंगे कि शुक्ल जी का नाम बिल्कुल नहीं है। सही जवाब क्या है इसमें? सही जवाब है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इस प्रश्न को ध्यान में रखिए, क्योंकि इतिहास पर हम संकलन कर रहे थे तो एक प्रश्न द्विवेदी जी से भी इसमें जुड़ गया है। ठीक है, बस क्लियरिटी के लिए है कि पूर्व मध्यकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और इसी को भक्ति काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा हुआ है। ये चीज आप
बिल्कुल ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, राहुल साकृत्यायन, राम कुमार वर्मा। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। देखिए, जिस तरीके से 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, वही प्रश्न उसी टाइप से 11 नंबर का प्रश्न भी कभी भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने इस प्रश्न को यहां पर जोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब इस पंक्ति के सही लेखक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। उम्मीद है कि जो भी विद्यार्थी सही मायने में हिंदी साहित्य का इतिहास 91 वीडियोज के हिसाब से देखे होंगे, पढ़े होंगे, उनके लिए ये सभी प्रश्न बाएं हाथ के खेल के बराबर होंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है? विक्रम संवत में दिया गया है 1050 से 1375, 1050 से सन 1375, विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक, इनमें से कोई नहीं। आप देख रहे हैं कि ये कितना घुमाकर जल्दीबाजी में जो भी आंसर देगा और वो यहां पर फंस सकता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? आप देख रहे हैं इस प्रश्न में कई और प्रश्न छिपे हुए हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है और उसका प्रकाशन कहां से हुआ था। अभी आप देखेंगे एक नया प्रकाशन, एकदम नवीनतम प्रकाशन किया गया, वो भी नागरिक प्रचारणी से। व्योमेश शुक्ल नाम से एक वहां के महामंत्री हैं, उन्होंने अभी पुस्तक निकाली हुई है। तो ये आगे सवाल पूछा जा सकता है। अगर आप यूपीएलटी में, टीजीटी, पीजीटी में जा रहे हैं, हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए। तो प्रश्नों को भी बड़ा ही अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, जिससे आपको पता चले कि हाँ भाई, यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका पहले उससे पहले किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का विकास। वस्तुनिष्ठ संकलन में सभी प्रश्न संकलित हैं, बस कम समय में विगत वर्षों में किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं वो समझाने के लिए हमने इसको जोड़ा है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? भूषण, सूदन, लाल कवि, रहीम। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, भूषण। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी कविता रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, धर्मशास्त्र का इतिहास। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, हिंदी शब्द सागर। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न जो विद्यार्थी महीनों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकदम से आसान लग रहे होंगे, लेकिन जो विद्यार्थी बस इधर उधर जाकर कमेंट कर रहे थे, मोटिवेशनल वीडियोज देख रहे थे, ठीक से पढ़ नहीं रहे थे, उनके लिए मुश्किल हो सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। आप देख रहे हैं एक ही प्रश्न में कई चीजें छिपी हुई हैं। ठीक, कम से कम इसमें 4 प्रश्न छिपे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो कौन से साहित्य इतिहासकार हैं? वो कोई और नहीं बल्कि रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राममूर्ति त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए, हमने शुरू में ही कहा कि ज्यादातर प्रश्नों का उत्तर रामचंद्र शुक्ल होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत उत्साहित हो जाना है। आपको ध्यान रखना है कि जब 120 क्वेश्चन में जब हिंदी के 120 प्रश्न आ जाएंगे, 90 प्रश्न आएंगे, 80 प्रश्न आएंगे फाइनल प्री एग्जाम में, तो वहां पर आप कैच कर पाएंगे कि नहीं। हो सकता है इसी को तोड़कर इतना दूरी पूछा जाए कि प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। शुक्ल जी ने किसके बारे में बात कही है? तो सही जवाब हो जाएगा कबीर। प्रिय विद्यार्थियों, इसी को पढ़ने का ट्रिक कहा जाता है। आप बहुत सारे विद्यार्थी मुझे ऐसे मिलते हैं, विद्यार्थी ही नहीं बल्कि शिक्षक भी, कि वो इसको रटने का प्रयास करते हैं। देख लेते हैं कि अच्छा ये वाक्य हमने पढ़ा था, फलाने का है, तो तुरंत आप बता देंगे। लेकिन घुमाकर सवाल पूछ दिया जाए किसके बारे में,
तो देखिए प्रश्न में ही ये उत्तर छिपा हुआ है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली, गुलबहार। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, इंदुमती। और शुक्ल जी जब भी प्रथम कहानी की बात करते हैं तो अपनी कहानी को भी उन्होंने रखा हुआ है, तीसरे नंबर पर रखा हुआ है। हालांकि उन्होंने इसके पहले 2 कहानियों की चर्चा की, उसमें से इंदुमती को प्रथम कहानी माना हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? हो सकता है कि आगे विद्वान की जगह आलोचक लिखकर आ जाए, तो आपका उत्तर वही होगा, बहुत घबराना नहीं। ऑप्शन दिया गया ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। इसको हमने सब्जेक्टिव तौर पर जो मेंस की तैयारी कराते समय भी हमने आपको कोटेशन के तौर पर लिखवाया है, और इसका जो काउंटर अटैक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया उसको भी हमने आप सभी को बताया हुआ है। तो क्या जब हम सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं तो प्री की पढ़ाई काम में नहीं आती है? आप अपने से पूछिएगा। शिक्षक के तौर पर हम लगातार आपको दोनों एंगल से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं किसी भी शिक्षक भर्ती की, तो सभी वीडियोज आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको आपके मन में बिल्कुल कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि पता नहीं यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं होगा कि नहीं। जो विद्यार्थी अनुराज हिंदी एकेडमी से सफल नहीं हो पाया, वो विश्वास नहीं बना पाया, तो अन्य जगहों के लिए थोड़ा सा हमें चिंता हो सकती है। तो आप मन लगाकर पढ़िए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। हम भले ही पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन हम पैशन के हिसाब से पढ़ाते हैं, मन लगाकर आपको पढ़ाते हैं। बार बार हमें इस चीज का बताना पड़ता है, इसलिए बताना पड़ता है कि लोग बहुत कम, मतलब देख रहा हूं कि सब्सक्राइब करने की जो दर है थोड़ी सी नीचे गिरी हुई है, और देखने की भी दर नीचे गिरी हुई है। प्लीज आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिए। हमारी कोशिश है कि इस वीडियो को कम से कम 1 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को देख लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? आप देख रहे हैं वही प्रश्न जो इधर था, घुमाकर फिर से पूछा गया। हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी सरित सागर। सही जवाब हो गया। देख रहे हैं सब में सागर सागर लगाया गया है। थोड़ा सा भी आप झपकी लेंगे, निद्रा में आएंगे, आंसर गलत हो जाएगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, हिंदी शब्द सागर। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1600 से 1800 विक्रम संवत, 1700 1900 विक्रम संवत, 1500 से 1750 विक्रम संवत, 1600 से 1850 विक्रम संवत। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, 1700 से 19 विक्रम संवत। इसमें से 57 अगर आप घटा देंगे तो वो ईस्वी में कन्वर्ट होकर आएगा। दोनों एंगल से आपको देखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। संवत 1900 से 1950 विक्रमी तक, 1925 से 1950, 1925 से 1975, 1900 से 1925। तो देखिए यहाँ पर संवत और विक्रम संवत में दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है ऑप्शन बी, संवत 1925 से 1950 विक्रम तक। अगर इसको हम -57 करते हैं तो वही 1868 से 1893 होगा, ठीक है। तो चीजों को ध्यान रखना है, कभी सीधे सीधे ईस्वी में पूछ लिया जा रहा है, कभी कभी आप देख रहे हैं कि संवत में पूछा जा रहा है। यही तो परीक्षा होती है, इसीलिए तो हम परीक्षा में जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो ऑप्शन पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी को याद है, रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रज भाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन निम्न में से किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। तो सत्येंद्र और नगेंद्र में से कोई नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र। आप देख रहे हैं सब में चंद्र चंद्र लगा हुआ है। क्या पेपर बनाने वाले ने भी दिमाग में रखा कि वो चंद्र है? और आप जानते हैं कि हमारे भी नाम का अर्थ कुछ वही है। अगला जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? 11 वर्ष का समय, इसकी चर्चा अभी ऊपर हमने एक प्रश्न में की थी। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, कहानी। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है। प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले समय में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, यही एग्जाम पैटर्न अब फॉलो किया जाएगा। अब आपको विकल्पों में रामचंद्र शुक्ल नहीं दिखाई देंगे, बल्कि वो प्रश्नों में दिखाई देंगे। तो ये बात उन्होंने किसके संदर्भ में कही हुई है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, घनानंद। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, उम्मीद है कि आप सभी का रिवीजन यहाँ पर हो रहा होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? ऑप्शन दिया गया तुलसी, सूरदास, कबीर, जयसी। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, कबीर। ठीक है, कबीर को उन्होंने सबसे कम महत्व दिया है, लगभग 3 से 3.5 पेज लिखा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? ये भी प्रश्न एक तरीके से आप देख रहे हैं कि रिपीटेड है। ठीक है, सही जवाब हो गया हिंदी साहित्य का विकास। अगला प्रश्न है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी, ये भी प्रश्न आप देख रहे हैं, ये प्रश्न इसलिए यहाँ पर रिपीट हुए हैं कि तमाम परीक्षाओं में एक से अधिक बार पूछे गए। तो अगर पहली बार आप नहीं समझ पाए तो दूसरी बार में आप जरूर समझ लें कि ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है और कबीर के संदर्भ में। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? पूर्व मध्यकाल तो आप जानते हैं कि भक्ति काल है, लेकिन उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? ऑप्शन दिया गया श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीतिकाल, मध्यकाल। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रीतिकाल। रीतिकाल नाम दिया था उत्तर मध्यकाल, लेकिन उन्होंने एक सुझाव दिया था कि इसको चाहे तो श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण श्रृंगार काल भी कहा जा सकता है, और एक आलोचक ने उसको कह दिया, वो थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में? कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी, घनानंद। घनानंद के बारे में आप देख रहे हैं कि भाषाओं को लेकर किस तरीके से उनकी पकड़ थी। बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल घनानंद पर लिख रहे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। और देखिए, प्रश्न एक तरीके से और पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? तो ऑप्शन में होते हैं चिंतामणि। तो देख रहे हैं कि प्रश्नों को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इसीलिए वस्तुनिष्ठ संकलन जब भी आप पढ़िए, आप हर प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी कि आदिकाल से लेकर छायावादोत्तर तक किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा तो आप बिना हिचक सबसे ज्यादा क्वेश्चन करके आएंगे, सबसे ज्यादा आपके नंबर रहेंगे। बस आपको थोड़ा सा अच्छे से बातों को मानते हुए पढ़ना है। अगला प्रश्न है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र। सही जवाब है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? यह भी एक तरीके से आप देख रहे हैं कि दोहराव वाला प्रश्न है, रिपीट हो रहा है। सही जवाब है ऑप्शन ए, भूषण। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? यह भी क्वेश्चन एक तरीके से रिपीट है। उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में इसका आंसर बैठ गया होगा, हिंदी शब्द सागर। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विवेचित किया है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल।
ये सभी प्रश्न इसलिए रिपीट किए जा रहे हैं कि एक से अधिक बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये आपके दिमाग में बैठ जाए, आपके दिमाग में जो फोल्डर बन रहा है उसमें जाकर सेव हो जाए। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। आपको याद आ गया होगा कि एक सवाल और पूछा जा सकता है कि व्याकरण के दृष्टिकोण से नियम संयमत या फिर व्याकरणबद्ध तरीके से किस युग ने अपना योगदान दिया, तो वो था द्विवेदी युग। इसके पहले एक प्रश्न पूछा गया था कि व्याकरण के तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था, वो था भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है या पुकारा है? वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल, उक्त में से किसी नाम से नहीं। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, गद्य काल। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो 4 कालखंडों में अपने इतिहास ग्रंथ को विभाजित किया था, सभी के द्वारा सभी का जो भी नामकरण उनके द्वारा किया गया है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। अगला प्रश्न है, ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए? बिहारी, घनानंद, ठीक है, घनानंद, इसको थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा, घनानंद, ठीक है। सेनापति पद्माकर, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। सेनापति के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि ऋतु वर्णन तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन इनके जैसा ऋतु वर्णन किसी ने नहीं। अगला प्रश्न फिर से रिपीटेड, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर। बिल्कुल आपको याद आ गया होगा कि कबीर के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इंदुमती। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो कि तमाम परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जो विद्यार्थी देरी से जुड़ रहे हैं वो चीजों को समझ लें। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? सही जवाब हो गया रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? सही जवाब हो गया हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? ठीक है, ऑप्शन दिया गया सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती, हंसावली। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी हो गया मृगावती। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। किसने कहा है? सही जवाब, ऑप्शन देख रहे हैं चेंज हो जा रहा है, इसीलिए हमने क्वेश्चन को रखा हुआ, बार बार ऑप्शन चेंज हो जा रहे हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार से निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह भी क्वेश्चन एक तरीके से रिपीट है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। लेकिन इसको लिखने का मतलब यह था कि इसमें ऑप्शन में नाम चेंज हो रहे हैं, इसीलिए हमने इसको रखा हुआ। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया था? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रीतिकाल। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, घनानंद। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। ये सभी प्रश्न खूब परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, इसलिए एक से अधिक बार यहाँ पर रखा गया है ताकि आपका रिवीजन होता जाए। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, युग प्रवृत्ति। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, यह उक्ति किसकी है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उक्त कथन किस आचार्य का है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो
और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, हम्मीर रासो, खुमाण रासो। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? केशव को कवि हृदय नहीं मिला, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ऑप्शन दिया गया सी, इसका सही जवाब है केशवदास। तो देखिए, इस प्रश्न को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बदलते हुए पैटर्न में सवाल पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को किस शीर्षक में वर्णित किया है। यह सवाल पूछा जा सकता है, 100% ये सवाल बदलते हुए पैटर्न में पूछा जा सकता है। तो आपका उत्तर जो होगा वो भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचनाएं के अंतर्गत केशवदास को रखा गया है। वैसे हम लोग सभी लोग केशवदास को रीतिकाल में रख देते हैं, लेकिन शुक्ल जी ने कहां पर रखा हुआ है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, आप पूरा इतिहास ग्रंथ पढ़ लेंगे, लेकिन अगर इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप परीक्षाओं में फंस जाएंगे, क्योंकि परीक्षाओं में सीमित है। कहीं 120 प्रश्न पूछना है, कहीं 90 पूछना है, कहीं 80 पूछना है, कहीं 150 पूछना है। तो इतने सवालों को तो कहीं से भी बेहतरीन तरीके से बनाया जा सकता है, इसीलिए तो पेपर का लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। हमारी जो कोशिश है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। साहित्य को जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब माना है। किसने माना है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। ये ब्रज भाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा हुआ है? बेनी, प्रवीण, बोधा, ग्वाल, भूषण। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए हो रहा है। बेनी प्रवीण के बारे में ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। दो कवियों इन्होंने मतिराम से और पद्माकर से तुलना करते हुए उनकी कैटेगरी में बेनी प्रवीण को रखा हुआ है। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि 2-3 प्रश्न छिपा हुआ है। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संदर्भ में? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी, घनानंद के बारे में ये बात शुक्ल जी ने कही है। तोड़ तोड़ का जितना भी वाक्य है, एक प्रश्न के तौर पर यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। कम से कम इस प्रश्न में 3 प्रश्न शामिल हुए हैं। जो विद्यार्थी ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे, वो निश्चित तौर पर परीक्षा में इसको कर लेंगे। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। किससे माना है? यह प्रश्न भी दूसरे रूप में पहले पूछा जा चुका है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, चिंतामणि से। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वही प्रश्न है, घुमाकर बस पूछा जा रहा है। कहीं पर पूरा नाम दिया जा रहा है, कहीं आधा नाम दिया जा रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, चिंतामणि त्रिपाठी। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर घुमा फिरा कर आ रहा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, चिंतामणि त्रिपाठी। सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती। यह कथन किसका है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाला आश्रय और परिणाम है, गुण नहीं। उपरोक्त कथन किस निबंध का है? तो एक तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही निबंध से यहाँ पर लिया गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। जब वो श्रद्धा और प्रेम को परिभाषित करते हैं, भक्ति के बारे में बतलाते हैं, तब वहां पर उन्होंने बतलाया हुआ है। ठीक है, श्रद्धा में गुण का ज्यादा विशेष महत्व होता है। ये चीजें आप पहले से पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उक्त कथन किस लेखक का है?
सही जवाब हो गया ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का। प्रिय विद्यार्थियों, वस्तुनिष्ठ संकलन में ये सभी प्रश्न एक तरीके से किताब के माध्यम से इसको पढ़ते हुए हमने पूरा कलेक्ट किया हुआ है। उम्मीद है कि आप सभी वस्तुनिष्ठ संकलन को बिना किसी भ्रम के या फिर बिना किसी संकोच के जरूर अपने पास आप खरीद लेंगे। वो बहुत काम में आने वाला है। हम ज्यादा चीजों को अच्छे से प्रचारित नहीं कर पाते हैं, ये हमारी कमी हो सकती है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि सच्ची बातों को समझने में भी वक्त लगता है, समय लगता है। जरूर उसको खरीदिए आप लोग। काव्य का काम कल्पना में बिंब या इमेज या मूर्त भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार कॉन्सेप्ट लाना नहीं। यह कथन किसका है? काव्य का काम कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार या कॉन्सेप्ट लाना नहीं है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विरोधों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? अभी हमने सब्जेक्टिव तौर पर आप सभी को भ्रमर गीत सार पर मेंस के लिए एक क्वेश्चन लिखवाया था, जिसमें इस प्रश्न को लेकर हमने चर्चा की थी। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए भ्रमर गीत को। निबंध की कसौटी निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? निबंध गद्य की कसौटी, यह कथन किसका है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी मानस की धर्म भूमि। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में भी इसी तरीके की मिलती जुलती बातों को कहा है, और जब हम इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं तो एक तरीके से उनकी अन्य रचनाओं के सूत्र को पकड़ते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को लेकर उनके अन्य कथन भी हैं जो कि आपको वस्तुनिष्ठ संकलन में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है, भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी हो गया 1700 से 1900 भक्ति काल का जो समय। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं भक्ति काल का जो समय है, बल्कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये तो रीति काल का हो गया, संवत 1375 से 1700 ईस्वी। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? बार बार ये रिपीट टाइप का क्वेश्चन, बस बदलते फॉर्मेट में। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? देख रहे हैं कैसे प्रश्न घुमाकर पूछा जा रहा है। उत्तर वही ऑप्शन सी चिंतामणि त्रिपाठी। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात वायार्थ विधान की प्रधानता रही, यह कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के किस इतिहासकार का है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। जब आप पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा तो उसमें यह बात आपको दिखाई पड़ जाएगी। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? ठप्पय रामायण, बरवे रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण। सही जवाब है ऑप्शन बी बरवे रामायण। और आप जानते हैं कि ये जो बरवे रामायण है ये किस छंद में है? ठीक है, बरवे एक छंद है, ठीक है, उसी पर आधारित है। बरवे में आप जानते हैं कि 24 और 7 का वो कॉम्बिनेशन रहता है, ये चीज भी आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? किस कवि को ना, यहाँ पर को होना चाहिए था, कहा है? ऑप्शन दिया गया पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी हुई? 3 वर्ष 4 महीने, 2 वर्ष 7 महीने, 2 वर्ष 4 महीने, 2 वर्ष 9 महीने। सही जवाब है ऑप्शन बी 2 वर्ष 7 महीने। ठीक है, इसमें कुछ दिन भी है, 26 दिन भी है, लेकिन दिन को यहाँ पर नहीं पूछा गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, देखिए ये क्या है कि हमने जहां से क्वेश्चन को लिया था, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और पेपर में भी आत्मा की भूल गया था, इसलिए यहाँ पर टाइपिंग में भी
थोड़ा सा मिस हुआ है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप इसको सुधार लेंगे। ये प्रश्न ऑलरेडी पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये कथन किसका है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस युग्म के निबंधकारों को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है? तो स्टील और एडिशन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किसको किसको कहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती, दूसरे में कर्मों को व्यक्ति द्वारा। एक में कर्म प्रधान है, दूसरी में व्यक्ति। यह कथन किस निबंध से लिया गया? तो आप देख रहे हैं कि ये जो निबंध है वो जाहिर सी बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, श्रद्धा और भक्ति। उसमें कर्म को लेकर भी बात की गई है, श्रद्धा श्रद्धेय को लेकर भी बात की गई है। बहुत ही जबरदस्त निबंध है। दो निबंध तो आपको बिल्कुल पढ़ने चाहिए, कविता क्या है और श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा भक्ति। अगला प्रश्न है, बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहारी चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं जितना सूरसागर में, यह कथन किसका है? ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि एक तरीके से बाल चेष्टा का जो भंडार है वो सूरसागर ही है। ये भी प्रश्न आप देख रहे हैं एक तरीके से रिपीटेशन के माध्यम से आया है। इसी शब्द को देखते ही यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार था वैसा किसी का नहीं। एक प्रश्न तो यहां से हो गया, भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि वे उसे अपनी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे मोड़ देते थे। दो प्रश्न इसमें छिपे हुए हैं। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, घनानंद। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रकांता पढ़ने के लिए जाने कितने उर्दू जीवी लोग ने हिंदी सीखी? शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखक का है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो हम बार बार चंद्रकांता की बात करते हैं, शुक्ल जी ने ही इस बात की तरफ इंगित किया कि चंद्रकांता पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी पढ़ना शुरू किया था और वो भले पहले उर्दू के जानकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे चली? देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन अब 5 हो रहा है, यानी कि ये किसी और प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न है। खासतौर से ये प्रश्न है CGPSC का। मुझे याद है कि जब हमारा चयन हुआ था तो ये प्रश्न आया हुआ था। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, चिंतामणि। ठीक, अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध के अनुसार मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति? कविता क्या है निबंध के अनुसार मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति क्या है? बुद्धि प्रधान, भावात्मिका, निष्ठुर व्यापार, आनंद भावना, कर्म का अनुष्ठान। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, भावात्मिका। कविता क्या है निबंध के अनुसार मनुष्यतर बाह्य प्रकृति की प्रधानता की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व का है? मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, उत्तर रामचरितम, वाल्मीकि रामायण। तो कविता क्या है में कई रचनाओं का उदाहरण भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, उसी पर आधारित एक प्रश्न है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, मेघदूत। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों के परिचय संबंधी विवरण किसके ग्रंथ से लिए? शिव सिंह सेंगर, गार्सद तासी, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास। ये प्रश्न देखिए परीक्षाओं में तो पूछा ही गया है, आप वस्तुनिष्ठ संकलन में भी इस प्रश्न को देख लेंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, मिश्र बंधु। ठीक है, श्रद्धा भक्ति निबंध के आधार पर सही विकल्प क्या है? अब आप देख रहे हैं कि इसमें विकल्प दिए गए। बच्चों में भी श्रद्धा का भाव पाया जाता है। श्रद्धालु अपने भाव में दूसरों को शामिल नहीं करता। ठीक है, श्रद्धा में व्यक्तिगत स्वार्थ की सत्ता बनी रहती है। संकुचित अंतःकरण वाले श्रद्धालु नहीं होते। श्रद्धा भाव और पूज्य बुद्धि परस्पर विरोधी है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, सही जवाब है इसका ऑप्शन 97 का ऑप्शन डी, संकुचित अंतःकरण वाले श्रद्धालु नहीं होते। ठीक है, श्रद्धालु का मतलब है कि उसका क्या होता है, विस्तार होता है, श्रद्धा का विस्तार होता है, और जो जिसपे श्रद्धा रखता है वो भी विस्तार करना चाहता है। और प्रेम आप देखेंगे
कि वो एकनिष्ठ होता है, सीमित दायरे में होता है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या मान्यता है? सौंदर्य मन के भीतर की वस्तु है, आनंद ही कविता का चरम लक्ष्य है, सौंदर्य सुंदर वस्तु से पृथक पदार्थ है, भाव प्रेरित वक्रोक्ति काव्य प्रक्रिया के भीतर है, कविता बिंब ग्रहण नहीं अर्थ ग्रहण कराती है। तो उनकी क्या मान्यता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन डी हो गया, भाव प्रेरित वक्रोक्ति काव्य प्रक्रिया के भीतर है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। कविता क्या है? निबंध के अनुसार अनुभूति योग के अभ्यास से आत्मा को मुक्तावस्था प्राप्त होती है, मनोविकारों का परिष्कार होता है, हृदय अनेक भावात्मक होता है, जगत में नाना गतियां संचरित होती हैं, मनुष्य की वाणी शब्द विधान करती है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, कि मनोविकारों का परिष्कार होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में सूर सागर को हम बेखटके क्या कह सकते हैं? भाव पंचामृत, रसराज, रस सागर, जीवनोत्सव, लोक संग्रह। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रस सागर कह सकते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे के क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। हमारी कोशिश ये थी कि एक बैठक में आप ये जान जाएं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आधारित पिछले वर्षों में किस तरीके के सवाल पूछे गए थे और ज्यादातर कौन सवाल रिपीट हुए थे, दोहरा हुए थे, ताकि वो आप जिस आगामी एग्जाम में जा रहे हैं वहां पर आ जाए तो गलत ना हो। हमारा प्रयास यही है, बाकी चीजों को आप ऑलरेडी पहले से भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ संकलन में पूरा मौलिक क्वेश्चन का कलेक्शन है, उसका संकलन है। ये पिछले साल के आधार पर पूछे गए प्रश्नों को हमने एक जगह रख दिया था, ताकि एक मुकम्मल रूप में किताब अपना रूप धारण कर ले। तो प्रथम संस्करण के जो भी विद्यार्थी थे, अब वो भी समझ गए होंगे कि यही सभी प्रश्न यहाँ पर शामिल किए गए थे। तो हम तो पढ़े ही थे, लेकिन परीक्षा तो परीक्षा होती है, प्रेशर रहता है उसका। आप एक जगह चीजों को कलेक्ट पाते हैं और एक बार रिवाइज करके चले जाते हैं, उसमें से 4-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो लगता है कि हाँ, हमने इस किताब को पढ़ा था, तो ये किताब हमारे लिए काम में आई है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहेंगे। कमेंट कीजिएगा आज के वीडियो लेक्चर को लेकर। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।